हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत स्वागत है हमारे इस नए सेशन में। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी ने जितने सारे अभी जो हाल ही में एग्जामिनेशंस लिए हैं, जैसे कि एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, डीएसओ डिस्ट्रिक्ट एस्थेटिक्स ऑफिसर का, मोटर व्हीकल्स ऑफिसर का और जुडिशियरी का और एस्थेटिक्स एनालिटिक्स का। तो दोस्तों, इन सारे एग्जाम्स में बीपीएससी ही कंडक्ट कराए हैं। तो बीपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ रही है, तो इस वीडियोस में आप हिस्ट्री के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का स्पेशल फॉर हिस्ट्री के लिए वीडियोस बना है। बाकी दूसरे वीडियोस में बिहार स्पेशल, इकोनॉमिक्स एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो है ना दोस्तों, मैं आपके लिए यहाँ पर पीवाईक्यू सीरीज चलाया है। पीवाईक्यू ये सीरीज चलाया है, ये आप सभी के लिए बीपीएससी एईडीयू का जो एग्जाम दे रहे हैं। और दोस्तों, ये एग्जाम जैसे कि अनाउंस हो चुका है, 14 अप्रैल से एग्जाम होना है। तो आपको बीपीएससी का जो है ना पीवाईक्यू का जरूर से जरूर देख के जाना चाहिए। मेन वाले बीपीएससी का एग्जामिनेशन नहीं, बल्कि बीपीएससी जो अदर्स एग्जामिनेशंस लिए हैं, उस तरह के जो क्वेश्चन है आपको देखिएगा, बहुत ही बेनिफिट साबित होने वाला है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, इससे पहले चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, एएसओ का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया है हिस्ट्री का, ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने हमें है, क्वेश्चन नंबर 5050 हिस्ट्री का है कि शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में किसके द्वारा ले जाया गया था। चार ऑप्शन है, मंगोल के आक्रमणकारी चंगेज खां, आक्रमणकारी अहमद शाह है और अब्दाली, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो डी है, फारसी जो आक्रमणकारी थे नादिर शाह ही जो है मयूर सिंहासन ले गए थे। कब ले गए थे? 1739 में ले गए थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, हिस्ट्री का सिर्फ हम लोग कट किए हैं, तो हिस्ट्री का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 है। उसके बाद ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मुगल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया है और आपको बताना है। तो पहले यहाँ पे क्या है, मनसबदारी प्रणाली एक अनूठी प्रशासनिक प्रणाली थी जिसने सैन्य नागरिक सेवाओं को एकीकृत किया। बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, अकबर ने भू राजस्व निर्धारण का दहसाला प्रणाली की शुरुआत की थी। ए स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है दोस्तों। और जागीरदार जागीरदार प्रणाली में नगद वेतन के बदले मनसबदारों को भूमि आवंटन की शामिल था। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर जो है ना, ऑप्शन नंबर ए तीनों यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 के बाद जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 105 नंबर हिस्ट्री का ही है। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ये है ऑप्शन ये है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने किया था। आपको पता ही है दोस्तों कि हरिहर बुक्का नाम के जो दो भाई होते हैं, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं, यानी कि स्टेटमेंट नंबर जो पहला है बिल्कुल ही करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है, तुलुक वंश के महानतम शासक कृष्णदेवराय ने तुलुगु में अमुक्त माल्याद की रचना की। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यानी किसने किया था? कृष्णदेवराय, जो कि विजयनगर साम्राज्य के बहुत ही प्रतापी शासक होते हैं। तो उन्होंने भी अमुक्त माल्याद की रचना की थी। दोस्तों, ये याद रख लीजिएगा कि अमुक्त माल्याद की रचना किसने किया था। तो कृष्णदेवराय ने इसकी रचना की थी, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन मिलान के लिए पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर सॉरी स्टेटमेंट नंबर 3 है, विजयनगर की राजधानी हम्पी शहर को तालीकोटा के युद्ध के बाद लूट लिया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका है, ऑप्शन नंबर ए तीनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पंकज इन्फोटेव ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5858 है। और ये सारा क्वेश्चन दोस्तों एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, इसमें पूछा गया ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58 है, गुप्त साम्राज्य के दौरान उपकारिका उपरी कारा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन पहला है, यह लोगों द्वारा राजा को दिया गया एक शैक्षणिक भेंट था। ऑप्शन बी है, सभी विषयों पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर था। ऑप्शन सी है, उत्पादन का राजा का प्रथागत हिस्सा सामान्यतः उत्पादन का 1/16 हिस्सा हुआ करता था। और ऑप्शन डी है, फलों, जलाऊ, लकड़ी, फूलों आदि की आवधिक आपूर्ति। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो आपका यहाँ बिल्कुल क्या
क्लियर हो जाएगा कि जो उपकारिका है ना, उपकारिका गुप्त साम्राज्य के दौरान लिया जाने वाले सभी विषय पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर था, एक्स्ट्रा टैक्स यहाँ पे क्या था, उपकारिका याद रखिएगा। और हो जाएगा शासनकाल किसका हो जाएगा, तो गुप्त साम्राज्य का ये शासनकाल हो जाएगा, इस बात को ही ध्यान रखिएगा, उपकारिका कर है। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों, यहाँ पे बीपीएससी ने जो एएसओ में इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था जो खास करके हिस्ट्री का था। दोस्तों अगला सेट जो हम लेकर आने वाले हैं वो जो है ना बिहार स्पेशल का सेट होने वाला है, उसको भी आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा, काफी ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जितने सारे एग्जामिनेशन हुए हैं ना, जैसे कि आपको बताएं एएसओ, डीएसओ और इसके अलावा जो सिस्टम एनालिटिक्स का, मोटर व्हीकल्स का, इन सभी में क्वेश्चन सब पूछे गए बिहार स्पेशल का, अदर सब्जेक्ट्स का, तो सबको हम कंपाइल करके सब्जेक्ट वाइज आपको कराने वाले हैं, तो पीवाई की सीरीज को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, तो ये जो पूछा गया है ये एएसओ असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये इसमें भी पहला क्वेश्चन है इसका कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट देख लीजिए क्या है कि हड़प्पा लिपि मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि की सटीक प्रकृति थी जो उनके सांस्कृतिक संबंधों को इंगित करती है, स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है सभ्यता भर में मानक पाठ और मापों का उपयोग हड़प्पा संस्कृति की एकरूपता का प्रतिनिधित्व करता है। और स्टेटमेंट 3 है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन ज्यादातर हाथ से बने थे क्योंकि कुम्हार के चाक से अनजान थे। तो ये 3 स्टेटमेंट हैं, ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है, तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है दोस्तों। तो जो ऑप्शन नंबर जो सिर्फ एक है, केवल एक ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हड़प्पा हड़प्पा जो लिपि है वो मिस्र और मेसोपोटामिया के लिपि की सटीक प्रकृति थी। बहुत सारे इतिहासकार इसको ये भी बताते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो जो मेसोपोटामिया मिस्र और मेसोपोटामिया की संस्कृति उसके समकालीन थे। तो ये बात जो बिल्कुल सही है, बाकी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, वो गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे डीएसओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर में बीपीएससी ने जितने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं हिस्ट्री का, वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे एक बार देखने को मिलेगा। सेशन अगर अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट्स वाइज बीपीएससी ने जो हाल ही में क्वेश्चन एग्जाम्स कराए हैं उन सभी का आपको देखने को मिलेगा बैक टू बैक एक दिन के बाद। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों कि बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1868 में, ऑप्शन बी है 1785 में, और ऑप्शन सी है 1659 में, और डी है 1793 में। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, तो इसका जो आंसर है बिल्कुल ए क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ये है 1768 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1868 में ही, जब ब्रिटिश भारत का शासन चल रहा था उस समय इसकी स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों, ये काफी अच्छा चीज दिया गया, सिस्टमैटिक इसमें दिया था, लेकिन जो आप डीएसओ एएस वाला देखिएगा उसमें क्वेश्चन नंबर सिस्टमैटिक ढंग से नहीं दिया था, उसको कंपाइल करने में काफी वक्त लग गया था, लेकिन ये इजिली ही हो पा गया है क्योंकि इसमें जो है ना सब कुछ आपको लगभग एक जगह दिया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 72 है बिहार के जगदीशपुर से 1857 के भारतीय विद्रोह का नेता कौन थे। ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, बी है देवी सिंह, और कदम सिंह, चितूर सिंह। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये कुंवर सिंह आपको बिल्कुल ही पता होगा, ये जगदीशपुर के जगदीशपुर के जो राजा थे, जगदीशपुर के राजा थे, और 1857 की क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे। काफी उम्रदराज होने के बावजूद भी अंग्रेजों को दांत खट्टा कर दिए थे, और जहां भी गए पहले तो ये अपना जगदीशपुर के वाले क्षेत्र जो था उसमें अंग्रेजों को पराजित किया, फिर अपने मित्र के पास जाते हैं लखनऊ में सहायता करने के लिए, वहां भी उसको पराजित करता है अंग्रेजों को, और जब वापस लौट रहे होते हैं तो अचानक से अंग्रेज हमला कर देते हैं और ये फिर घायल हो जाते हैं। ऐसे इतिहास हो जाते हैं दोस्तों कि जब इनके एक हाथ में बारूद लग जाता है, गोली लग जाता है, तो चूंकि वो बारूद होता है, गोली है, तो धीरे धीरे शरीर में फैल नहीं जाए इसके लिए उस उम्र में भी इतने बुजुर्ग होने के बावजूद भी अपने हाथ को काट करके गंगा मैया को समर्पित कर दिए, और भारत माता को स्वतंत्र करने के लिए आजादी की बुगुल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। और चूंकि उस समय अस्पताल में जाते तो ये पकड़ा जाते, तो धीरे धीरे बीमार पड़ गए और फिर ये इनका स्वर्गवास हो गए। तो ये कुंवर सिंह याद रखिएगा, कहाँ कहाँ से थे ये, बिहार के जगदीशपुर से थे, 1857 की क्रांति से महत्वपूर्ण का योगदान है। क्वेश्चन नंबर चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पे हो जाएगा। 73 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान सॉल्ट पीटर यानी सैंध नून के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन ए है अवध, बी है बंगाल, सी है बिहार, और डी है ओडिशा। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा साथियों,
आपका बिहार यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैंधव सैंधव पीटर नामक जो सैंधव पीटर सैंधव नून जो नमक बोलते हैं बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो महत्वपूर्ण केंद्र था, वो कौन सा केंद्र था? वो हमारा बिहार वाला केंद्र यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्त 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा कहाँ लागू किया गया था? वह क्षेत्र कौन था जबकि जब 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था? तो ऑप्शन ए है बंगाल और बिहार, बी है बंगाल बिहार और उड़ीसा, सी है बंगाल बिहार मद्रास और डी है बंगाल और बंबई। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किया गया था, तो सबसे पहले इसको जो प्रैक्टिकल जो है ना किया गया था वो कहाँ पे? बंगाल बिहार और उड़ीसा वाले प्रांतीय क्षेत्र में जो है उन्होंने इसका प्रयोग किया था और इस पे काफी ज्यादा काम किया। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ना बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 में कहता है भागा जतीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लीजिए भागा जतीन के बारे में कौन सा स्टूडेंट सही है। पहला है उन्होंने 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। बी है वे जुबंतर क्रांतिकारी समूह से जुड़े थे और 1915 में बालासोर में ब्रिटिश बलों से लड़ते हुए शहीद हो गए। सी है वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले भारतीय अध्यक्ष थे और डी है उन्होंने बंगाल में खिलाफत आंदोलन शुरू किया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 कि जो भगत जतीन थे वे जुबंतर क्रांतिकारी समूह से जुड़े हुए थे और 1915 में बालासोर में ब्रिटिश बलों से लड़ते हुए शहीद हो गए, भारत माता के स्वतंत्र करने के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। तो ये क्या थे? क्रांतिकारी समूह से जुड़े हुए थे। 1915 में बालासोर में ब्रिटिश से लड़ते हुए शहीद हो गए, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान बदरुद्दीन तैयब जी का कौन सा योगदान प्रमुख रूप से जाना जाता है? चलिए ऑप्शन ये देखिए, वे फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे, बिल्कुल भी नहीं थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने और मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सक्रिय रूप से भूमिका निभाई, ये भी गलत है। उन्होंने मुसलमानों की शिक्षा के उत्थान के लिए अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किया। अच्छा अच्छा यहाँ पे दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो पहले अध्यक्ष थे जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम की एकता के लिए सक्रिय रूप से काम किया था। तो ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, इसको सही कर लीजिएगा। बाकी चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 77 नंबर है कि निम्नलिखित अकाल आयोग के कालानुक्रम को आपको सजाना है। अकाल इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो लोग भी यूपीएससी का आगे एग्जाम नहीं दिए होंगे ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस तरह के क्वेश्चन भी बचता है। जैसे कि मैकडोनेल है, स्ट्रेची है, लायल है और कंपबेल है, तो इसको आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो सबसे पहले दोस्तों आपका कैंपबेल के यहाँ पे होता है कैंपबेल, उसके बाद दोस्तों आपका बी स्ट्रेची आते हैं और अकाल आयोग की स्थापना करते हैं। और उसके बाद दोस्तों लायल है और उसके बाद जो है मैकडोनाल्ड है, यानी कि आपका जो है ना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इसको अरेंज किया गया है कि सबसे पहले जो है ना कैंपबेल आते हैं, फिर लॉ जो स्ट्रेची के अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना करते हैं, और जो फिर है दोस्तों आपका सॉरी ऑप्शन नंबर आपका जो है ना सी यहाँ पे सी हो जाएगा, वो गलत से डी पे टिक हो गया था, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी बी सी ए क्या हो जाएगा दोस्तों? डी बी सी ए, इस प्रकार का इसका क्रम हो जाएगा, ये क्रम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान रखिएगा, सत्य नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपको जवाब देना है। पहला है मद्रास थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट ने कहा कि प्राचीन समय में हिंदू महिलाएं शिक्षित थी और समाज में स्वतंत्र रूप से घूमती थी, ये बात बिल्कुल सही है, तो गलत नहीं है। उत्तर भारत में आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया, ये भी सही स्टेटमेंट है। 1882 की हंटर आयोग रिपोर्ट ने लड़कों की तुलना में लड़कियों की स्कूलों के लिए अधिक उदार सहायता और लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति पुरस्कार की सिफारिश की, ये बात भी बिल्कुल सही है। घोड़ो सॉरी धोड़ो केशव
ढोडो केशव कर्वे उच्च जाति की हिंदू विधवाओं की शिक्षा के खिलाफ थे। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वे बहुत ज्यादा समर्थक थे, उसके खिलाफ भी नहीं था। आपका स्टेटमेंट नंबर जो है ना डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन था कि कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ढोडो केशव जो कर्वे थे वो उच्च जाति की हिंदू विधवाओं की शिक्षा के लिए खिलाफ नहीं थे, बल्कि वो समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 है। जब द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का जोर पकड़ रहा था, तब किसने मार्लो मिंटो सुधार पर तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता इकबाल या जिन्ना नहीं बल्कि मिंटो है? ये कथन किनका है? तो ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है गोविंद बल्लभ पंत, और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति का ये कथन है, जिन्होंने ये कहा था कि जब द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जोर पकड़ रहा था, तब किसी ने मार्लो मिंटो पर तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता इकबाल या जिन्ना नहीं बल्कि कौन है? मिंटो है। जो समय के वायसराय थे उनके बारे में कहा गया है, और ये कथन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। क्वेश्चन नंबर यहाँ अगला है। ओ 80 नंबर यहाँ पे मिस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। स्पेनिश फ्लू सबसे पहले 1918 में भारत के किस शहर में पहुंचा था? ऑप्शन ए है कोलकाता, बी है बम्बई, सी है लाहौर, और डी है पुणे। तो बी से बम्बई यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बम्बई में ही सबसे पहले स्पेनिश फ्लू 1918 में, जैसे जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी, उसी समय स्पेनिश फ्लू नामक जो बीमारी है, महामारी जो है, फैल गया था। सबसे पहले कहाँ फैला था? तो बम्बई में सबसे पहले फैला था। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है कि बीपीएससी एईडीओ के लिए सिलेक्शन पक्का करना है, तो आपको, जैसा कि मैं ये सीट आपको करा रहा हूँ हिस्ट्री का, उस प्रकार से दोस्तों आपको सारे सब्जेक्ट्स का सब्जेक्ट्स वाइज पीवाई की सीरीज तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उस पीवाई की सीरीज के अलावा आप लोगों को बहुत सारे ऐसी चीज मिली, जैसे कि टॉपिक वाइज आपका पीओक्यू मिल जाएगा, महत्वपूर्ण 500 वन लाइनर मिल जाएगा आपको। जो ये पीडीएफ जो ई कंटेंट है आपका दोस्तों, ई कंटेंट मैंने आपको बहुत ही मेहनत से, बहुत ज्यादा ही बैठक के साथ प्रिपरेशन किया है, ये आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका प्राइस कुछ ज्यादा नहीं, 99, सिर्फ मैंने आपको 49 रुपीज का प्राइस रखा है। और इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आपको सब्जेक्ट वाइज पीवाई की तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 500 वन लाइनर भी मिल जाएगा, बिहार स्पेशल क्वेश्चन मिल जाएगा, और उसके अलावा दोस्तों आपको 1000 से प्लस स्टैटिक्स जीके भी मिल जाएगा। इसके अलावा संविधान के बहुत सारे क्वेश्चंस है, दीवन दिन और दिवस से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि उसका थीम क्या है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस है। इसके अलावा दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, यानी कि इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको सिर्फ एक ही पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, एक ही जगह मिल जाएगा। और इसका प्राइस जो है सिर्फ अभी 49 रुपीज है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ पहले 100 छात्रों के लिए है। उसके बाद जो है ना इसका जो फीस है वो फिर बढ़ जाएगा। इसका जो और जो ऑफर है कुछ सीमित समय के लिए है, जैसे पहले 100 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद जो है फिर इसका 199 प्राइस हो जाएगा। तो जितना जल्दी है इसका पीडीएफ ले लीजिए। और लेना कैसे है दोस्तों? तो इस पीडीएफ के लिए आपको दिए गए नंबर पे आपको हाई लिखकर भेजना है कि सर मुझे एईडीओ के बीपीएससी एईडीओ के लिए पीवाईक्यू चाहिए। आप जैसे इस मैसेज कीजिएगा, हमारी टीम आपको कॉन्टेक्ट कर लेगी, और फिर आपको जो है ना पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा सिर्फ 49 रुपीज में। चलिए अगला क्वेश्चन है डीएसओ का दोस्तों, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्टैटिक्स ऑफिसर का यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सहमति आयु अधिनियम 1991 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहमति आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में देखना है कि यह बम्बई के एक पारसी सुधारक बेहरामजी मालावाड़ी थे, जिन्होंने इसकी वकालत की विद्वान था। दूसरा है, इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली गर्मपंथी शाखा का समर्थन प्राप्त था। तो उपरोक्त में कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन ए है, देख लीजिए, केवल एक है। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है आपको, तो जो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, केवल एक, ऑप्शन नंबर सी जो है केवल एक सही है। यानी कि जो पहला जो कथन है दोस्तों आपको कि यह बम्बई के एक पारसी सुधारक बेहराम जी मालावाड़ी थे, जिन्होंने इसकी वकालत की थी, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 दोस्तों, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, डचों ने गजपति शासकों द्वारा दी गई भूमि पर
पूर्वी तट पर अपनी कारखाने गोदाम स्थापित किए। तो ये बात दोस्तों सही नहीं है। अगला स्टेटमेंट है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तान से गोवा कब्जा कर लिया। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। विजयनगरम विजयनगरम साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर मद्रास में एक कारखाना स्थापित किया। ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका केवल 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 85 है दोस्तों यहाँ पे। हाँ, चलिए 85 है दोस्तों क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की? तो ऑप्शन ए में है जलियांवाला बाग हत्याकांड, या चौरी चौरा कांड, या कांग्रेस का नागौर अधिवेशन 1920, या फिर रॉलेट एक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ था, तो इसी में औपचारिक रूप से घोषणा किया गया था कि हम लोग जो करने वाले हैं, असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने वाले हैं। आपको पता है दोस्तों, असहयोग आंदोलन जो है ना, यहाँ पे आपको अगस्त अगस्त 1920 में यहाँ पे जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दिया जाता है। और जो है दोस्तों आपका 4 फरवरी 4 फरवरी 1922 में जब चौरी चौरा कांड होता है, वहाँ पे ये घटना घटती है। उसके बाद से महात्मा गांधी से दुखी होकर के क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो जिससे बहुत सारे भारतीय नाराज भी जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किए थे, अपनी नौकरी छोड़ दिए थे, कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दिए थे। तो ये बात है। चलिए अगला क्वेश्चन से यहाँ पे 86 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है? कौन सा अभिलेख है वो? ऑप्शन ए है, तब मतलब ये बात ध्यान रखिए कि समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है। पहली बात, समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है, यहाँ से भी ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि किस भारतीय सम्राट को परम भागवत की उपाधि दिया गया था, तो समुद्रगुप्त भी ध्यान रखिएगा। हाँ, हालांकि किस में कहा गया है? ऑप्शन ए है इलाहाबाद स्तंभ लेख, बी है अरण्य स्तंभ लेख, सी है भीतरी अभिलेख, और डी है मरौली अभिलेख। तो क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर इलाहाबाद का स्तंभ, ऑप्शन नंबर ए जो है ना, इलाहाबाद का स्तंभ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी स्तंभ में जो है ना ये मिला है कि समुद्रगुप्त को यहाँ पे परम भागवत की उपाधि दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलाखंड रॉक कट मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? ऑप्शन ए कांची का कैलाशनाथ मंदिर, बी है तंजावुर का राज मंदिर राजराजा मंदिर, सी है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, और डी है एलोरा का कैलाश मंदिर। क्या था क्वेश्चन, शिलाखंड यानी कि मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों एलोरा का मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 88 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 88 है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? अशोक के किस शिलालेख में कलिंग का वर्णन है? शिलालेख नंबर यहाँ पे 13 है, शिलालेख नंबर 11, शिलालेख नंबर 9, या शिलालेख नंबर 12। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए कि शिलालेख नंबर जो 13 है, अशोक के जो शिलालेख नंबर 13 है, उसी में कलिंग युद्ध का वर्णन है। आपको पता ही दोस्तों होगा कि कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक ने क्या कर दिए थे, हथियार डाल दिए थे, और उसके बाद जो है ना वो युद्ध करना बंद कर दिए थे, और बौद्ध धर्म जो है ना, बौद्ध धर्म का उन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म दोस्तों उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिए थे, और वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटा और बेटी को भी श्रीलंका और अन्य कई देशों में बाहर भेजा था। ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि बाहरी में जितना जगह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है, अशोक के कार्यकाल में ही ये काम किया गया था। खैर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बड़े अक्षरों वाला एक संक्षिप्त अभिलेख प्राप्त हुआ है? बड़े अक्षरों वाला एक संक्षिप्त अभिलेख प्राप्त हुआ है। बनावली है, कालीबंगन है, मोहनजोदड़ो है, या धौलावीरा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब है धौलावीरा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। धौलावीरा में जो है ना, धौलावीरा में ही बड़े अक्षरों वाला जो है ना संक्षिप्त अभिलेख प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला है, क्वेश्चन नंबर 93 है, बलवन से कौन संबंधित नहीं है? तब अपना ऑप्शन देख लीजिए, चहलगामी तुर्क, लौ और का नीति बिल्कुल संबंधित है ही, मामलुक वंश,
मामलुक वंश भी संबंधित है दोस्तों, पहला चहलगामी तुर्क भी संबंधित है, और पूंजी का हस्तांतरण ये इनसे संबंधित नहीं है, ये गलत है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट होने से हो जाएगा। बलबन का ये नीति ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछ लिया है कि रक्त लौह और रक्त की नीति जो है ना किसने लाया था, तो ये बलबन के द्वारा लाया गया था, इस बात को ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 95 है यहाँ पे, भारतीय अर्थशास्त्र पर किनके खुले पन्नों ने किसके खुले पत्रों ने लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश कर दिया किया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार को इसका आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा, और साथ ही सुधारात्मक आर्थिक कदम भी उठाने पड़े। तो एमजी रानाडे, जीवी जोशी, आरसी दत्त या लाला लाजपत राय, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आरसी दत्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे क्या है दोस्तों, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर खुले पत्रों ने कर्जन को इस कदर विवश कर दिया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार को इसका आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा, और साथ ही सुधारात्मक आर्थिक कदम भी उठाने पड़े। तो ये कौन थी, आरसी दत्त यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेल नहीं खाता है, मेल नहीं खाता है ये आपको बताना है। तो पहला आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, अल्लाह बख्श यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ये मेल खा रहा है। खाकसार पार्टी, इसकी स्थापना जो है ना अल्लामा मशरिकी ने किया था, ये भी सही है। और कृषक प्रजा पार्टी, ये अब्दुल हक, ये यहाँ पे मैच नहीं खा रहा है, ये गलत हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और खुदाई खिदमतगार खान, अब्दुल गफ्फार खान इसकी स्थापना की थी, बिल्कुल आपको पता है ये है। तो कृषक प्रजा पार्टी वाला जो है यहाँ पे आपका कृषक प्रजा पार्टी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, बख्तियार खिलजी ने जब 1202 से 1203 में बंगाल पर आक्रमण करते हुए तिरहुत पर हमला किया, तो वहां से शासक राजा नरसिंह देव के नरसिंह देव के लिए इसका क्या परिणाम था, परिणाम क्या रहा ये आपको बताना है। तो वे युद्ध में मारे गए, गलत बात, नहीं मारे गए। उन्होंने उन्हें बंदी बनाकर निर्वासित कर दिया गया, ये भी गलत है। उन्हें कर देने पर सहमति जताई और उनका क्षेत्र उन्हें लौटा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि उनको जो है ना सब कर देने के लिए सहमति पत्र प्रसारण करवाया गया और उन्हें फिर वापस लौटा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 नंबर है कि 1928 में आयोजित बिहार यूथ कांग्रेस के दौरा बिहार यूथ लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ, उस स्थान का नाम आपको बताना है। तो स्थान क्या हो जाएगा, मोतिहारी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मोतिहारी में भी एक बापू, ये गांधी मैदान है, पटना में तो गांधी मैदान है ही जो कि सबसे बड़ा है, लेकिन मोतिहारी में भी एक गांधी मैदान है, और साथ में मोतिहारी में बापू धाम स्टेशन भी है। कितने लोग जो है यहाँ मोतिहारी से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा, मोतिहारी यानी पूर्वी चंपारण से। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ना आपका डीएसओ का क्वेश्चन जो था वो ओवर हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है ये मोटर व्हीकल्स का है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है दोस्तों, इसका ये क्वेश्चन यहाँ पे हम लेकर आए हैं, और इसमें भी हिस्ट्री से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक साथ कंपाइल कर दिए ताकि आपको बहुत ही कम समय में यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाए। सेशन को अगर अभी तक लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5151 यहाँ पे है कि पाकिस्तान या पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा था। तो ये ऑप्शन नंबर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी में है राम मनोहर लोहिया, सी में है तेज बहादुर सप्रू, या डी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्या आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीम अम्बेडकर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई लोग यहाँ पे तेज बहादुर सप्रू की तरफ रुख करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो पुस्तक है पाकिस्तान या पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस पुस्तक के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, लोकप्रिय राष्ट्रीय गान वंदे मातरम किस ग्रंथ में था। तो ऑप्शन ए है गोरा, कर्मभूमि, आनंद मठ या नील दर्पण। तो बिल्कुल आप लोगों को पता ही है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, आनंद मठ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आने का बहुत ज्यादा ही रिपीट होने का संभावना है दोस्तों, क्योंकि अभी हाल ही में इसको लेकर के भारत सरकार के द्वारा बहुत बड़े लेवल पे इस पे जो है ना उत्सव मनाया गया है। तो वंदे मातरम से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन है वो अब देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। दुनिया न माने, खुदा की शान, सिंहगढ़ और अछूत कन्या, यानी कि इसके जो है ना निर्देशक कौन कौन है, ये फिल्म है, और इसके जो निर्देशक है इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों
दुनिया न माने 1937 में आया था, बिल्कुल इसका आंसर सही है। ये वी शांताराम इसका निर्देशक है, करेक्ट आंसर है। उसके बाद दोस्तों खुदा किसान 1931 में आया था, इनका जो निर्देशन है, निर्देशक कौन है, आर.सी. चौधरी, ये भी बिल्कुल सही मैचिंग है। सिंहगढ़ 1923 में आया था और ये बाबू राव पेंटर, ये भी करेक्ट मैचिंग है। और अछूत कन्या 1936 में फ्रॉज आस्टेन, ये यानी कि आपका सभी मिलान बिल्कुल सही सही दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 के बाद क्वेश्चन नंबर 54, ये भी मैच करने के लिए दिया हुआ है। सूर्य सेन, जतिन दास, बीना दास, भगवती चरण वोहरा, और इधर जो है ना आपका जैसे कि चितगांव अमरेली रेट 64, तो जैसे कौन किससे संबंधित है, ये आपको मैच करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका बिल्कुल सही मैच किया गया है। जैसे सूर्य सेन जो है ना, ये आपका चितगांव आमरी रेट से संबंधित है। जतिन दास दोस्तों आपको 64वीं दिवसीय अनशन से संबंधित है। और वीना दास जो कि गवर्नर पर बहुत नजदीक से गोली चलाना, ये भी इन्हीं से संबंधित है। और भगवती चरण वेहरा जो है द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब नामक पुस्तक उन्होंने ही लिखा था। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, सूर्य सेन जो कि चितगांव अमरेली रेट से संबंधित है। जतिन दास 64वीं दिवसीय अनशन से संबंधित है। और वीना दास जो कि गवर्नर पर बहुत नजदीक से गोली चलाना से संबंधित है। और भगवती चरण बोहरा जो है ना द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 55, निम्नलिखित में से किसने 1997 में प्लेग कमिश्नर निम्नलिखित में से किसने 1897 में प्लेग कमिश्नर वॉल्टर चार्ल्स रैंड की हत्या की थी? ऑप्शन देख लीजिए, दादा भाई बंधु, पाटेकर बंधु, सावरकर बंधु या चापेकर बंधु, क्या आंसर हो जाएगा? चापेकर बंधु यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चापेकर बंधु ही है जिन्होंने कि 1897 में प्लेग कमिश्नर वॉल्टर चार्ल्स राइडर पे उन्होंने हत्या की थी। क्या कि बहुत ज्यादा लोग उनसे उनके जो प्रशासन था, विधि व्यवस्था था, उससे बहुत ज्यादा लोग नाराज थे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर मोटर व्हीकल्स इंस्पेक्टर सही है। मराठी में अवंतिका बाई गोखले द्वारा लिखित महात्मा गांधी की जीवनी जीवनी की प्रस्तावना किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रनाडे या फिर श्रीपद दामले। तो श्रीपद दामले यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो है ना, उनका एक पत्रिका भी था, केसरी मराठा। तो मराठी से भी चीज कनेक्ट करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, यहाँ पे मैचिंग के लिए दिया हुआ है। नहीं, कौन सा कथन सही है, इस ये वाला क्वेश्चन से आपको स्टेटमेंट दिया गया है, स्टूडेंट से आपको पकड़ना है कि क्या सही जवाब है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला जो है, फरवरी 1945 में रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह किया, ये सही जवाब नहीं है, गलत है। दूसरा है, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष दिवस इनडायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाने के लिए मुस्लिमों का आह्वान किया और एक नारा दिया, लड़ेंगे लेकिन लड़के लेंगे पाकिस्तान। उन्होंने क्या नारा दिए थे? लड़के लेंगे पाकिस्तान नारा दिया था। किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया था। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी, ये स्टेटमेंट गलत है। और उसका दोस्तों रॉलेट बिल ने अधिकतम 2 वर्षों की अवधि के लिए बिना सुनवाई के हिरासत में रखने का प्रस्ताव दिया था, स्टेटमेंट भी सही है। यानी कि आपका स्टेटमेंट नंबर जो है ना दोस्तों, डी 2 और 4 यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है, बाकी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित दोस्तों यहाँ से जो है ना, हम लोग
सिस्टम एनालिटिक्स का जो क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी या बीपीएससी के द्वारा हिस्ट्री में, वो क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं। इसमें क्वेश्चन ये था कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का गठन किस शहर में हुआ था? तो इसका गठन जो है ना कानपुर में किया गया था। कानपुर में इसका गठन किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आपको तो पता ही दोस्तों कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 1938 और 1939 में दोनों बार जो है ना, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, लेकिन कुछ कन्फ्लिक्ट हो गया था पटाभी सीतारामैया के बीच की वजह से, वो नहीं जीत पाए थे, तो उन्होंने क्या कर दिया था कि इस्तीफा दे दिया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ के अध्यक्ष बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 12, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो आपका उपयुक्त में से दोस्तों इसका मुख्य रूप से देखा जाए तो रास बिहारी बोस जो है ना, रास बिहारी बोस के द्वारा इस संगठन का स्थापना किया जाता है। लेकिन संयुक्त रूप से देखा जाए तो उसमें भगत सिंह भी शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू भी, सुभाष चंद्र बोस भी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ना, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 13 है, जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1929 में जो है ना लाहौर अधिवेशन हुआ था। 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। और ये जो है ना 1929 में क्या था, जो जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर ये जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी से जुड़ा था या जुड़े थे? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है योगेश चटर्जी, और ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? योगेश चटर्जी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी समूह काकोरी ट्रेन डकैती से जुड़ा हुआ था? ट्रेन डकैती से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन ए है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन कमेटी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। यहाँ पे ऑप्शन से एक से अधिक, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ककोरी ट्रेन डकैती हुआ था, इसमें से बता रहा है कौन से क्रांतिकारी समूह जुड़े थे, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बारदौली में नो बारदौली में नो टैक्स आंदोलन कब चलाया गया था? तो ये दोस्तों कब चलाया गया था? 1928 होना चाहिए, बिल्कुल 1928 होना चाहिए, जिसकी अध्यक्षता जो है मेन लीडिंग कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। बारदौली का जो आंदोलन हुआ था, इसकी कौन कर सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और दोस्तों यहीं पे उनको जो है ना बारदौली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। इसको ध्यान रखिए, कई बार यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ से मिला था? तो बारदौली सत्याग्रह जो हुआ था, बारदौली आंदोलन में ही ये उनको वहाँ की महिलाओं के द्वारा ये उनको पदवी दिया गया था। दोस्तों आपको पीडीएफ कंटेंट चाहिए, पीडीएफ ही कंटेंट चाहिए, तो हमारा जो इस नंबर पर दिया गया, इस पर आप फाइल लिख के भेजिए। आपको मैं बता ही चुका हूँ कि इस पीडीएफ के बहुत सारे खासियत थे। इसमें जो आपको है ना क्विक रिवीजन के लिए 1000 प्लस आपको स्टैटिक जीके मिल जाएगा। आपको सब्जेक्ट वाइज जो है ना पीवाईक्यू मिल जाएगा। बीपीएससी ने जो हाल ही में एग्जाम्स कराए हैं, जो जैसे कि ईएसओ, डीएसओ, सिस्टम एनालिटिक्स जो है, मोटर व्हीकल्स है, तो इस तरह से जितने सारे क्वेश्चन सभी टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज है, जैसे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, बिहार स्पेशल का, इकोनॉमिक्स का, तो आपको सब्जेक्ट वाइज आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारी इसमें आपको लगभग 9-10 प्रकार के पीडीएफ आपको दिया जाएगा, जो आपकी बीपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बीपीएससी एईडीओ के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका प्राइस अभी सिर्फ 49 रुपीज है दोस्तों, और ये सिर्फ पहले 6-7 रोज के लिए है। इसके बाद जो है ना फीस में प्राइस बढ़ जाएगा। तो दिए गए नंबर पे हाई लिख के भेजिए और बोलिएगा कि सर मुझे बीपीएससी एईडीओ के लिए कंटेंट चाहिए, तो आपको हमारी टीम जो है ना कांटेक्ट कर लेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, और दोस्तों ये आपका जो है ना जुडिशियरी सर्विस का जो एग्जाम हुआ था अभी, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया हिस्ट्री का। तो कौन कौन से क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो इससे पहले पहला क्वेश्चन दोस्तों इसमें है कि मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी ऑप्शन में पाटलिपुत्र, और राजगिरी, चंपा और वैशाली। तो क्या आंसर होगा दोस्तों? मगध की राजधानी क्या थी? तो यहाँ पे राजगिरी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा एक गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया था? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यजुर्वेद दोस्तों आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, गद्य और पद दोनों में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। देखिए क्विक रिवीजन करना है, इसलिए दोस्तों आपको डिटेल्स में नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना है ना, तो किस तरह क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि हो सके आपका ये रिपीट हो जाए, तो इसलिए हम आपको डिटेल्स में नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को चंद्रगुप्त को कहा जाता है दोस्तों, या समुद्रगुप्त को, या किसको कहा जाता है? रामगुप्त को। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि रामगुप्त, सॉरी समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? यहाँ पे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मैच करना है, पुस्तक दिए हैं और लेखक का नाम दिया गया है आपको। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है, सुमेलित नहीं है। तो बल चरित यहाँ पे आनंद भट्ट के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल सही बात है, लिखा गया है, एक करेक्ट है। कि बुद्ध चरित्र अश्वघोष के द्वारा लिखा गया, ये भी करेक्ट है, बिल्कुल बुद्ध चरित्र जो है ना अश्वघोष के द्वारा ही लिखा गया है। कुमार कुमार पाल चरित्र जो है ये सुंध्याकर के द्वारा लिखा गया है, ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है, ये यहाँ पे गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है ना यही सी हो जाएगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। और हर्षचरित्र के यहाँ पे बाण भट्ट होगा, हर्षचरित्र का दोस्तों यहाँ पे बाण भट्ट है, जो यहाँ पे नीचे ढक किया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिवाजी की राजस्व नीति क्या थी? शिवाजी जो थे, शिवाजी महाराज, उनका राजस्व नीति क्या थी? जमींदारी थी, मिर्जादारी थी, या महलबारी थी, या रैयतवाड़ी? तो उनका जो राजस्व नीति थी वो कौन थी? रैयतवाड़ी उनका नीति था शिवाजी महाराज का। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम अवस्था का सही क्रम है? आश्रम अवस्था का सही क्रम है कौन सा, आपको बताइए। पहले ब्रह्मचर्य सही है, फिर गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ, क्या ये सही है? फिर ब्रह्मस्त्र, ब्रह्मचर्य, या फिर गृहस्थ, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ये आपका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सबसे पहला जो स्टेज होता है वह ब्रह्मचर्य का स्टेज होता है, फिर गृहस्थ होता है लगभग 25 की एज में, फिर वानप्रस्थ, ये जो है ना आपका लगभग 50 के बाद होता है, और ये होता है फिर सन्यासी, जो कि अपना घर गृहस्थी सब त्याग करके सन्यास ले लेते हैं। तो ये जो है ना आश्रम व्यवस्था का बिल्कुल सही क्रम कौन सा है? पहला ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर है कि गुजरात में सोमनाथ के मंदिर को किसने लूटा था? मोहम्मद गौरी, गजनवी, अहमद शाह अब्दाली, तैमूर लंगत, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर मोहम्मद गौरी। बताया जाता है कि इन्होंने 18 बार यहाँ पे क्या किए थे? आक्रमण किए थे, 18 बार आक्रमण करके यहाँ से जितने सारा सोना चांदी जो है लूट करके ले गए थे। अगला क्वेश्चन है, स्मृति ग्रंथ में विवाह के कितने प्रकार उल्लेख है? स्मृति ग्रंथ में विवाह के कितने प्रकार का उल्लेख किए गए हैं? तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किए गए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 है, भोगपति कौन था? भोगपति कौन था? तो एक क्षत्रिय इकाई का राज्यपाल था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भोगपति था ये एक क्षेत्रीय इकाई का राज्यपाल था, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे साथियों 10th नंबर है कि प्राचीन भारत में क्षेत्रज पुत्र किसे कहा जाता था? क्षेत्रज पुत्र जो है ना वो क्षेत्रज पुत्र किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो अमीर ए मंडी को नहीं, शाहना ए मंडी को सही है कि शाहना ए मंडी को अलाउद्दीन खिलजी के समय में बाजार का, अच्छा अच्छा अगला क्वेश्चन में आ गया, चलिए पिछला पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 था दोस्तों कि क्षेत्रज पुरुष किसे कहा जाता था? तो आपका नियोग प्रथा से उत्पन्न पुत्र को नियोग प्रथा क्या था, ये आपको जानना है डिटेल में, तो फिर कभी बता देंगे। नियोग प्रथा से उत्पन्न पुत्र को क्या क्षेत्रज पुत्र कहा जाता था, क्षेत्रज पुत्र कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार को कौन से नियंत्रण करता था? तो वहाँ वही सहना ए मंडी होता था, सहना ए मंडी नामक उनका जो अधिकारी है वो जो है ना बाजार का देख रेख करता था कि कोई प्राइस में कोई गड़बड़ी न कर ले, कोई कांटा में गड़बड़ी न करे, यानी कि जो है उचित व्यवस्था होना, सब कुछ होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये चीज व्यवस्था किया गया था, उनका बाजार नीति काफी प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस शिलालेख में अशोक ने दूसरे संप्रदायों को भी आदर करने को कहा है? किस शिलालेख में अशोक ने दूसरे संप्रदायों को भी आदर करने के लिए कहा है? तो ऑप्शन नंबर आपका 6वां, 10वां, 11वां या 12वां। तो 12वां यहाँ पे शिलालेख जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां शिलालेख पता है दोस्तों किसमें किया था? 13वां ये लेख याद रखिएगा। 13वां जो अभिलेख था उसमें ये कहा गया है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद क्या किए थे? युद्ध करना छोड़ दिए थे और शांति का मार्ग अपनाए थे, और बौद्ध
जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे। तो शिलालेख नंबर 13 याद रखिएगा। और शिलालेख नंबर 12 में क्या कहा गया है कि दूसरे संप्रदाय को भी आदर करने ये कहा गया है। तो ये शिलालेख नंबर 12 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसके उपदेशों ने समाज में निम्न जातियों और स्त्रियों के स्तर को ऊंचा उठाया है? तो किसने उठाया है? चैतन्य है, रामानंद है, अगस्त्य है, या चंद्रबरदाई है? क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो रामानंद यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामानंद जो कि कबीर जी के भी गुरु थे, और भी कई सारे ऐसे संत थे जिनके गुरु राज्य के हैं रामानंद। तो इनका महत्वपूर्ण योगदान था कि जातियों और स्त्रियों के स्तर को ऊंचा उठाया जाए। ठीक है, समाज में निम्न यानी कि समानता की भावना को उजागर करना था। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से एक कांस्य नर्तिका प्राप्त हुई है? ये आपको बताना है। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चाहुंदारो है, या कालीबंगा है? तो क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी, मोहनजोदड़ो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, किसने अकबर को भारत में राज्य करने वाला उदात सम्राट बताया था? उदात किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो है स्लेटने लेनपुल, क्या नाम ही लोग का रहता है भाई, स्लेटनेल स्टेनले लेनपुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या कहा था अकबर को? कि इन्होंने अकबर को ऐसे, देखिए आप क्वेश्चन ऐसे ऐसे भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भारत में किस शासक को भारत में राज्य करने वाला उदात सम्राट कहा गया? तो अकबर, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। 16 की अजंता के गुफा चित्र अधिकांशतः किस धर्म से संबंधित है? देखिए हालांकि इसमें तो बौद्ध धर्म का भी है, जैन धर्म का भी, हिंदू धर्म का भी, आजीविका का है, लेकिन सवाल में अधिकांशतः किसका है? तो अधिकांशतः जो है बौद्ध धर्म का अधिकांशतः वहां पे आपको चित्र मिल जाएगा, अजंता की गुफा जो कि महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसने अपनी बहुत सी प्रेम कथाओं को भगवान कृष्ण को समर्पित किया है? किसने अपनी बहुत सी प्रेम कविताओं को, सॉरी, किसने अपनी बहुत सी प्रेम कविताओं को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया है? तो अब्दुल रहीम है, तुलसीदास है, रसखान है, या भूषण है? क्या आंसर हो जाएगा? तो रसखान का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि क्या कहते हैं, सूरदास जी का भी उनका काफी ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये क्या है? रसखान, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सर्वाधिक प्राचीन भारतीय दर्शन का रूढ़िवादी स्कूल किसको माना जाता है? न्याय को, सांख्य योग को, या मीमांसा को? तो क्या माना जाता है साथियों? 18 का जो है ना आपका सांख्य योग जो है ना, सांख्य को क्या कहते हैं? सर्वाधिक प्राचीन भारतीय दर्शन का रूढ़िवादी स्कूल माना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अरे भाई अभी तक जो सेशन को लाइक नहीं किए हैं इतने लोग जुड़े हैं, लाइक कर दीजिए। काफी का सेशन है, काफी क्लास है, ठीक है। शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में। अब दोस्तों में भाई बहुत ही कम लोगों जो शेयर करता है भाई, लेकिन एज ए गुड स्टूडेंट आप कर सकते हैं। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम का एक षड्यंत्र था, ये किसने कहा था? सर जेम्स आउटरम, या सर वॉन लॉरेंस, या अर्जिरेजी, या फिर सर जॉन शिल्ले? तो क्या आंसर होना चाहिए? 19 का ये जेम्स आउटरम, जो आउटरम है ना, आउटरम इसका एक्चुअली नाम है। तो ये ऑप्शन नंबर ये जो है ना, जो 18 सितंबर क्रांति है उससे क्वेश्चन पूछता है, तो उससे भी रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा। अनुशीलन समिति डैश के द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए उदारवादियों, उग्रवादियों, स्वराजवादियों, या क्रांतिकारियों? तो ये क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, क्रांतिकारियों। और उसमें भी अरविंद घोष, दोस्तों अरविंद जो घोष है, अरविंद घोष के द्वारा इनकी स्थापना किया गया था। ठीक है, अरविंद घोष के द्वारा इनकी स्थापना किया गया था। बाद में जो है ना मित्र मेला के नाम से थे प्रचलित पहले, और बाद में जो है ना फिर इसका क्या कहता है, अब अनुशीलन समिति का नाम इसमें बदल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाँ 21 है कि सुल्तान फिरोज तुगलक ने किस नाम से संस्कृत लेखों को फारसी में अनुवाद करवाया था? तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने किस नाम से संस्कृत लेखों को फारसी में अनुवाद करवाया था, ये आपको बताना है। तो ये दलाई ए फिरोज शाही, ये आपका करेक्ट आंसर। दलाइल दलाइल ए फिरोज शाही नाम से उन्होंने क्या किया था? संस्कृत में संस्कृत लेखों को फारसी में अनुवाद करवाया था। भाषा को जगह फारसी में अनुवाद कराया था, उसका नाम क्या दिया था? दलाइल ए फिरोज शाही, यहाँ की बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर है, किस वर्ष नागरिक सेवा की परीक्षाओं को परीक्षार्थियों की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था? यानी कि ये दोस्तों इसलिए कर दिया गया था ताकि कम से कम भारतीय इसमें पार्टिसिपेट कर सके, ये अंग्रेजों का एक चाल था। खैर आपको ये बताना है कब किया गया था। तो ये 1800
78 में कर दिया गया। जैसे पहले दोस्तों 25 वर्ष था, सॉरी 25 वर्ष था, यानी देखिए पहले जो है ना 22 वर्ष था, फिर 21 वर्ष किया गया, फिर दोस्तों 18 वर्ष कर दिया गया, फिर 19 वर्ष कर दिया, यानी कि धीरे धीरे करके ये कम किया गया था। और जो है ना फाइनली जो है ना कब कर दिया गया था, तो ये 1878 यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है ना लिटन के कार्यकाल में ये जितना जो काम हुआ है ना, लिटन के कार्यकाल में हुआ था। लिटन जो है ना एक तरह से भारतीयों को बहुत वो जो है ना दबाना चाह रहा था, बहुत ज्यादा वो सताना चाह रहा था, इसलिए ऐसा उन्होंने, उन्हीं के कार्यकाल में बहुत ज्यादा घटना भी घटती है, महामारी भी आती है। खैर, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे क्या है साथियों, 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो महाभारत जो है ना फारसी में अनुवाद, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था, नकीम खान, करेक्ट है। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था, अब्दुल कादिर बदायूनी एवं लेख सुल्तान, ये भी बिल्कुल सही है। और सी है अथर्ववेद का हाजी इब्राहिम सरहिंद ने किया था, सही है। लीलावती अबुल फजल, ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर, सॉरी ये जो है ना आपका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि लीलावती जो है ना वो अबुल फजल जो है ना लिखे थे, बल्कि ये रूपांतरण तो नहीं किए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ना डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये गलत है स्टेटमेंट। 24 नंबर है, लाहौर में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब किया गया था, तो आपको बताया था कुछ देर पहले दोस्तों कि दूसरे जैसे कि ईएसओ वाला में पूछा था, या फिर हाँ मोटर व्हीकल्स वाला में पूछा था, मोटर व्हीकल्स। देखिए बहुत सारे जब क्वेश्चंस अलग अलग दिखे तो यही आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पे क्वेश्चन से पूछ दिया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1929 वाला की अध्यक्षता किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, वही ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ना 1829 की जो, सॉरी 1929 की जो है ना जो लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किया था, काफी इंपोर्टेंट था। 25 नंबर है, 1882 में स्थानीय स्वशासन अधिनियम किसने किसने पास किया था, तो 1882 में जो है ना उसमें कौन थे वहाँ भारत का वायसराय, तो रिपन यहाँ पे करेक्ट आंसर। लिटन के जस्ट बाद जो है रिपन आए थे, और रिपन काफी ज्यादा काम किए थे, पॉजिटिव काम किए थे। लिटन के जितने सारे गलत नीतियां था उन सबको खत्म करके नया, जैसे कि प्रेस पे जो स्वतंत्रता था उस पर रोक लगा दिया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लगा दिए थे उस सबको भी इन्होंने खत्म किया था। खैर, क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पे आपको क्या करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। शासक है और उसकी पत्नी का नाम है, तो यहाँ पे इल्तुतमिश की पत्नी का नाम क्या था, शाह तुर्कन। बताइए क्या क्या पढ़ना पड़ता है भाई, ये सही है, ये इनका नाम सही है। हुमायूं की पत्नी का नाम गुलबदन बेगम, हुमायूं की पत्नी का गुलबदन बेगम यहाँ पे गलत हो जाएगा। शेरशाह का लाड मालिका यहाँ पे क्या है, सही है। और अकबर का रुकैया, कुछ नाम यहाँ पे है, हालांकि कई थे इन लोगों का ना, तो ये भी सही है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दोस्तों सही जवाब है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ करने का निर्णय कब लिया था, प्रारंभ करने का उन्होंने ये घोषणा कब की थी, ये आपको बताना है। दोस्तों इसमें कंफ्यूजन ये था कि आयोग जो इसको ये मान के चलता है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का जो है ना आरंभ करने की जो तिथि रखी 11 मार्च 1930 रखा था, लेकिन स्टार्ट कब हुआ था, जो स्टार्ट जो है ना आपको 12 मार्च 1930 को ये स्टार्ट हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि हर जगह आप जब कहीं भी देखिएगा तो आपको 12 मार्च 1930 ही मिलेगा, लेकिन आयोग इसको क्या मान के चल रही है, 11 मार्च 1930, से कोई बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पे पॉज हो गया था, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है दोस्तों, तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हैं। और मौलाना अब्दुल कलाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखिएगा कि आजादी से पूर्व सर्वाधिक समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे, मौलाना कलम आजाद, 1940 से 46 तक रहे थे। और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो है ना मौलाना अब्दुल कलाम को ही बनाया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो विलियम जॉन्स जो है ना एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे आपको मैच के लिए दिया गया है कि यहाँ पे कौन सा सुमेलित सही सुमेलित नहीं है। तो जो पहला है आपका बिल्कुल सही है कि जो रहनुमाई मजदायसन सभा के सन 1851 में किया गया था। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना आपको 1884 में किया गया था, अब यहाँ पे 60 में नहीं किया गया था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सॉरी यहाँ पे 64 नहीं, दोस्तों 64 कर दीजिएगा इसको, 64, 84 नहीं 1864 में इसका स्थापना किया गया था, 60 नहीं।
और रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ये 1857 में किया गया था। वेद समाज की स्थापना भी किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें से गीत रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्य के लेखक कौन है आपको बताना है। लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक या मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ पे गीता रहस्य का लेखक कौन है दोस्तों? तो गीता रहस्य के लेखक जो है बाल गंगाधर तिलक, जो कि गीता रहस्य के लेखक है। क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शारदा सदन की स्थापना किसने किया था? शारदा सदन की स्थापना रामाबाई, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या सावित्रीबाई फुले ने किया था, ये आपको बताना है। तो शारदा सदन की स्थापना रामाबाई के द्वारा किया गया था। शारदा सदन की स्थापना किनके द्वारा? शारदा सदन की जो स्थापना है ये आपका रमाबाई के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से किस ऋग्वैदिक देवता का उल्लेख बोजो बोगा जकोई है ना, बोगा जकोई में उल्लेखित नहीं है? इसमें इंद्र है, वरुण है, मित्र है और यहाँ पे अग्नि है। तो कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, मित्र जैसे कोई बात इसमें उल्लेखित नहीं किया गया है। लेकिन इंद्र का है, वरुण का है, अग्नि का है, ये सब का वर्णन इसमें किया गया है। बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? बलबन के बाद जो दिल्ली का सुल्तान है वो कौन बना? तो कैकोविद बना था, जो कि काफी ज्यादा चर्चा नहीं होती है। तो कैकोविद, बाकी देखिए रजा बेगम, बुगरा खां, जलालुद्दीन खिलजी, काफी सारे आपको नाम मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका सी जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैकोविद यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, पाणिनि कौन थे? पाणिनि कौन थे? गणितज्ञ थे, व्याकरणिक थे, भूवैज्ञानिक थे या क्या थे? कर समुद्र थे, क्या थे? एक व्याकरणाचार्य थे पाणिनि, यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये बता ही दिए कि आप लोग ई कंटेंट चाहते हैं तो इस नंबर व्हाट्सएप पे आप हाई लिख के भेजिएगा। ये सिर्फ 49 इसका जो रुपीज़ है, बहुत सारी विशेषता इसकी आपको बता ही चुके हैं कि इसमें बहुत सारे आपको ई मटेरियल मिल जाएगा, क्विक रिविजन मिल जाएगा 1000 से प्लस, स्टैटिक जीके प्लस में, करंट अफेयर्स प्लस में आपको डे डे और दिवस वाला थीम मिल जाएगा। मतलब बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चंस मिल जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएगा, बहुत सारे फीचर्स हैं। तो जल्दी से उसको बाय कर लीजिए और ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन सिर्फ यहाँ पे पहले 100 स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सभी को यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। अगर यहाँ तक जुड़े हैं तो, और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद दोस्तों जो है ना आपके लिए हम यहाँ पे हिस्ट्री के बाद दोस्तों बिहार स्पेशल का क्लास यहाँ पर लेकर आने वाले हैं कि बिहार स्पेशल से किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं। बिहार स्पेशल का यहाँ पे क्वेश्चन लेके आएंगे, जितने सारे एग्जाम्स अभी हुए हैं हाल ही में जिसका कंडक्ट जो है बीपीएससी ने किया है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चैनल पर पहली बार जोड़ते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।